हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीपीपी नंबर 3 में रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तक डीपीपी 2 अटेम्प्ट कर लिए है। अगर नहीं किए तो डायरेक्ट जंप ना करें, प्रॉपर सीक्वेंस होता है मंजिल तक पहुंचने का। तो ये ना कि भाई साहब लेक्चर देखा नहीं डीपीपी पर आ गए, डीपीपी 2 नहीं की तो डीपीपी 3 पर आ गए, होमवर्क डिस्कशन नहीं देखा है और डीपीपी 3 पर आ गए, ये सारी चीजें गलत है। सही तरीका यह है कि लेक्चर नंबर 4 तक के आपको सारे लेक्चर देख लेने हैं। लेक्चर नंबर 3 एंड 4 का जो वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया है किसका, होमवर्क का, वो आपको देख लेना है। उसके बाद डीपीपी 2 करनी है, देन डीपीपी 3 करनी है, तो ये हमारे पास डीपीपी आ रही है। क्लियर? तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर ली होगी और देन अब अपन वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं इसके फटाफट से। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास निम्नलिखित यौगिकों का कौन सा क्रम नाइट्रोजन परमाणु की घटती ऑक्सीजन अवस्था, घटती ऑक्सीकरण अवस्था का अपन को क्रम बताना है, घटती हुई। क्लियर है? तो एक एक का कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर नाइट्रोजन का कैलकुलेट करोगे +5 है, बता देता हूं, बस आपको कैलकुलेट तो करना आता ही है। नाइट्रोजन +2, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन का कितना आएगा -3। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताया था, NH4Cl में NH4 को हमेशा अलग कर लिया जाता है, NH4 + Cl-। देन नाइट्रोजन में कैलकुलेट करोगे, नाइट्रोजन कैलकुलेट करोगे -3 आएगा, बहुत बार कर लिया है, 0। घटते हुए क्रम में बताना है, तो इसका मतलब ये सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, NO, तो HNO3NO, उसके बाद N2, ये सही है, बी। क्लियर? डन। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण तो किसका, भाई ये क्या बात हुई है, तो हमको पता है यार, किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, इसका सर अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, तो इसको बोल देते हैं रिडक्शन धीरे से। यस। उसके बाद यहां पर अब आप देख, ये मजेदार चीज है, मैंने आपको बताया क्लास में, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको अच्छे से याद होगा कि C2O4 ऑक्जिलेट आयन के ऊपर रहता है 2-। तो अगर इसके ऊपर 2- है तो Fe के ऊपर क्या रहेगा, +2। FeC2O4 दे रखा है ना, इसका नेम होता है, देखो मैं बता देता हूं, अगर Fe +2 में है तो उसको बोलते हैं फेरस। लिख लेना कॉपी के टॉप पर, जो व्हाइट स्पेस रहता है ना कॉपी के टॉप पर मेन नोटबुक में, वो है फेरस, वहां लिख रहा है फेरस। और अगर Fe3+ हो कहीं पर तो उसको बोलते हैं फेरिक। जब हमारे पास उच्च ऑक्सीकरण अवस्था हो, उच्च, निम्न नहीं उच्च, तो उसमें जो अनुलग्न लगता है बाद वाला वो लगता है इक, और कम वाले में लगता है अस। ऐसे ही एक और बता देता हूं, Cu+1 रहता है और क्या रहता है, Cu2+ रहता है। +1 को बोलते हैं क्यूप्रस, लिख लो ये सारी चीजें, क्यूप्रस। तो जैसे मान लो कभी बोले क्यूप्रस आयोडाइड, तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है वहां पर 1, और Cu2+ मतलब क्यूप्रिक। ठीक है, ऐसे रहती है हमारे पास चीजें। चलो अब अपन बात कर रहे हैं कि Fe यहां पर कितना है, +2 है, और जब इसका +2 है तो कार्बन का जब कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, +3। अब यहां पर देखते हैं +2 से कहां पर जा रहा है भाई साहब, +2 से भाई साहब जा रहे हैं +3 पर, इसका मतलब इसको तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कार्बन को भी चेक करो, भागना नहीं है, कार्बन +3 से किस में जा रहा है, यहां +4 है, तो इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब Fe और कार्बन का ऑक्सीकरण, और अपचयन किसका हो रहा है, Mn का। तो ऑक्सीकरण Fe कार्बन, अपचयन Mn, सही, पहला बढ़िया क्वेश्चन है। क्लियर? ऑक्सीकरण, ठीक है, इन्होंने आंसर शायद 4 दे रखा है जो कि रॉन्ग है, सही आंसर ये है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है, मान ली बात। तो क्या हो रहा है इसमें, Fe 0 है, 0 से +3 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण। और यहां पर 0 है, 0 से -2 दिख रहा है, इसका क्या हुआ है, अपचयन। तो देख लेते हैं, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, सही बात है। धात्विक आयरन Fe3+ में अपचयित होता है, गलत बात है। Fe3+ में अपचयित थोड़ी हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। Fe3+ एक ऑक्सीकारक है, Fe3+ एक ऑक्सीकारक है, और धात्विक आयरन एक अपचायक है। धात्विक आयरन तो अपचायक है, कथन सही नहीं है ये पूछा है, तो सही नहीं है वो तो ये हो गया। देखा, ध्यान से पढ़ना, 4 ऑप्शन पढ़ोगे तो आएगा। धात्विक आयरन अपचायक है, बिल्कुल सही बात है। Fe का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो वो अपचायक है, सही बात है। Fe3+ एक ऑक्सीकारक है, सही है। Fe3+ की बात हो रही है, 3+ का क्या हो रहा है, अपचयन। तो खुद का अगर अपचयन हो रहा है तो दूसरे का क्या कर रहा होगा, वो ऑक्सीकरण कर रहा है, तो ऑक्सीकारक हो गया, क्योंकि O2- किस में बदलेगा, O2 में, अगर अभिक्रिया को उल्टा कर दिया जाए। क्लियर? तो ये भी सही बात है, ये गलत बात थी, तो करेक्ट आंसर क्या गया, बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतः रेडॉक्स, मैंने बताया था आज ही क्लास में, ऑटो रेडॉक्स, स्वतः रेडॉक्स को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटो रेडॉक्स, या
असमानुपातन, जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, अभिक्रिया नहीं है, ध्यान से पढ़ना, नहीं है। बहुत बार पढ़ा है Cl2 0 से -1 और यहां पर कितना है +5, तो ये तो हमें पता है सर, रिडक्शन हो रहा है, और उसी क्लोरीन का क्या हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये तो असमानुपातन है। H2O2 वाली तो सर ये तो रगों में बस गई है अब हमारे, -1 से -2 रिडक्शन, और -1 से 0 ऑक्सीडेशन, रगों में बस गई है सर ये अभिक्रिया, तो ठीक बात है। Cu +1 से किस में जा रहा है, +2 में, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और Cu +1 से 0, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास, कॉपर का ही रिडक्शन, कॉपर का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर देखने वाली बात है मजेदार, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक वही NH4+ करके करोगे तो यहां पर कितना आएगा, -3 से 0, नाइट्रोजन नाइट्रोजन परमाणु समान परमाणु, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां क्रोमियम का ऑक्सीकरण देखोगे कितना आएगा, +6, यहां पर कितना है, +3, तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, एक का रिडक्शन एक का अपचयन, बट ध्यान ये रखना है कि यहाँ तत्व तो अलग हो गए, तत्व क्या है, अलग है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो नाइट्रोजन, जिसका अपचयन हो रहा है वो क्रोमियम। समानुपातन में तो ऐसा नहीं होता, समान तत्व होना चाहिए, वो भी समान ऑक्सीकरण अवस्था में जिसका अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, आंसर तो डी हो गया। अब इसका नाम क्या है, एक ही यौगिक के अंदर एक तत्व का ऑक्सीकरण, दूसरे का क्या हो रहा है, अपचयन, तो इसको क्या बोलते हैं, अंतराणविक। याद है ना, अंत है तो अंत कब होता है, जब अलग अलग हो, शरीर से आत्मा अलग हो जाए, याद है ना, अंतराणविक रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्लियर, नेक्स्ट। NH2OH में नाइट्रोजन की, अरे भाई क्या पूछ लिया यार, चलो कर देते हैं कैलकुलेट, तुम भी क्या याद रखोगी, वही सेम, नाइट्रोजन का कितना होता है, x पता करना है, ×1, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 2, वैसे 3 कर सकते थे आप, यहाँ पर 3 दे रखा है उसने, तो 1 × 3 2 कर देता हूँ, चलो इसके बाद माइनस का 2 × 1, अब वापिस से क्या करना पड़ेगा, 1 × 1 = 0, तो कितना आ गया, 1 और 1, 2 और 1 3 -1, तो x +1 बचा बराबर 0, तो x बराबर आ गया -1, बताओ, बी आंसर। क्लियर, डन, नेक्स्ट। अम्लीय माध्यम में Cr2O7 2- से Cr3+ में होने वाले अपचयन में कितने सम्मिलित है, कितने क्या इलेक्ट्रॉन, वो कहां है, कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिस हो गए यहां से, तो बहुत सिंपल है, यहां क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालो, कितना है, +6, यहां कितना है, +3, तो बताओ +6 से +3 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 ऑक्सीकरण अंक कम करने पड़ेंगे, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, जितना डिफरेंस है उतने इलेक्ट्रॉन, तो क्या आ गया आंसर, 3। क्लियर, नेक्स्ट। किसमें सल्फर की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है, भाई साहब क्या क्वेश्चन है, फटाफट, सल्फर +4, सल्फर +6, सल्फर +4, सल्फर -2, तो कौन सा मिल गया भाई साहब, डी। क्लियर, क्या जाएगा हमारे पास, डी। ऑक्सीकरण अंक निकालने के वही रूल है, बोले सर निकालो, हर एक के रूल बता रखे हैं बेटा, निकाल के क्या करना है अपन को, बोले मेरे को क्या करना है, आपको तो करना है, मेरे को क्या करना, रूल बता रखे वही हाइड्रोजन का 1, वही सेम तरीका है। क्लियर, तो वीडियो लेंथी नहीं बनाते हैं, सभी बच्चों के लिए जो यूजफुल रहे उस तरीके की वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर SO2 में सल्फर का ऑक्सीकरण निकालो, क्लास में करवाया हुआ है, वही सेम चीज है, सेम। इसका मतलब है कि आपको क्लास में सही से नहीं पढ़ा है, आपने नोट सही से रिवाइज नहीं किया कि ऑक्सीजन का -2 लेते हैं ना, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्त। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था अधिकतम पूछा है, चलो अगेन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां आप गलती कर दोगे आते हुए क्वेश्चन में। अरे क्या करते हैं, यहां पर क्या है, 3x, समझ में आ गया, 3x कैसा आया, पूरा लिख देता हूं, 3 × x प्लस 1 × 1 = 0, तो x बराबर आएगा -1/3, ध्यान से देखना इसको, यहां पर देखते हैं, 2 × x प्लस 1 × 4 = 0, तो ये -4 आएगा, तो x बराबर आ गया -2, तो अपन से क्या पूछा है, अधिकतम, तो ये -2 -1/3, ये तो बाहर हो गया। NH2OH देखते हैं, वही सेम NH2OH में अभी अपन ने कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, कितना आएगा, -1। NH2OH में अभी एक क्वेश्चन पहले देखो, NH2OH कहाँ है, ये रहा, NH2OH में कितना है, -1 है, तो ये अपन को पता है, -1 आ गया, तो ये -1 और -1/3, -1 और -1/3 में -1 छोटा है,
भाई ये तो 1/3 है माइनस में 1/3 मतलब 0.33, इसको आप लिख लो ना -0.33। और ये तो बहुत ही गंदा है, n का कितना आएगा -3, तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये है। अधिकतम पूछा है उसने, तो अधिकतम किसमें, -0.33। ये देखो माइनस का 1 है तो ज्यादा कम हो गया, -2 और भी ज्यादा हो गया, -3 तो और भी ज्यादा हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। OSO4 में ऑक्सीजन वही सेम तरीका है ऑस्मियम का, ये एक अकेला तत्व है जिसमें +8 आता है ना, बाकी Fe आयरन का भी कोई मतलब हो सकता है +8 किताबों में, बट ऐसा कोई तत्व मिला नहीं जिसमें आयरन, आयरन वाली फैमिली का ये है, आयरन वाला जो ग्रुप है ना हमारे पास वर्क, उसी का है ऑस्मियम। तो यहां पर अगर कैलकुलेट करोगे x गुणा 1 प्लस माइनस का 2 गुणा 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया है 8। सिंपल कैलकुलेशन। भाई लास्ट 3 क्वेश्चन। ओहो, ये नहीं पढ़ाया अभी, तुल्यांक की बार नहीं पढ़ाया है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया है तो अभी आपको ये नहीं करना है, ठीक है। 74.5 ग्राम धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है, तो धातु का तुल्यांक की बार। वैसे ये क्वेश्चन मैंने शायद डीपीपी में दिया भी नहीं था, पता नहीं कैसे आ गया है, ठीक है, पता नहीं कैसे आ गया, बट ठीक है चलो, अब अपन आ गया क्वेश्चन तो करते हैं, ठीक है। समझ नहीं आएगा अभी, मैं बता देता हूं कि ये बाद में करना है, आपको लिख देता हूं मैं, बाद में कब, लेक्चर 5 के बाद, 5 क्या, लेक्चर 6 के बाद, ठीक है। इसमें लिख दिया है मैंने, लेक्चर 6 के बाद आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। चलो 74.5 ग्राम धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है, तो धातु का तुल्यांक की बार। अब देखो धातु के ऊपर आवेश कितना मान लिया, +x, क्लोराइड बोला है, क्लोराइड का मतलब रहता है क्लोरीन के ऊपर है -1, तो क्लोरीन के ऊपर -1 है तो कितना आ गया हमारे पास, Cl, मतलब Cl के ऊपर -1। अब इनका अगर यौगिक बनाओगे तो वही क्रॉस गुणा करके क्या बन जाएगा हमारे पास, MClX बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, MClX बन जाएगा। क्लियर। अब मुझे बताओ कि यहां पर इसमें जो कुल भार होगा वो धातु का और क्लोरीन का होगा, तो इसमें बोल रखा है धातु क्लोराइड का भार कितना है, तो इसका कुल भार कितना है, इसका कुल भार कितना है हमारे पास, 74.5। क्लियर। उसके बाद क्या बोल रखा है, धातु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित है, तो क्लोरीन का भार कितना है इसमें से, क्लोरीन का भार है हमारे पास 35.5, तो धातु का भार कितना आ जाएगा सर, कुल देखो कुल भार दे रखा है, कुल भार का मतलब क्या है, धातु का भार प्लस क्लोरीन का भार, क्योंकि ये दो ही लोग तो हैं, धातु और क्लोरीन कितने हैं वो नहीं पता, बट है तो धातु और क्लोरीन ही, तो इनका कुल भार कितना है 74.5, जिसमें से क्लोरीन का भार 35.5 है। तो मैं बोल दूं कि भाई हमारे पास आलू और टमाटर है, आलू 2 किलो है, टोटल थैले का वजन हमारे पास 5 किलो है, तो टमाटर कितने होंगे, तो 5 - 2, तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि अगर धातु का भार निकालना है तो इसको माइनस कर दो और ये आ जाएगा 39 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारे पास, 39 ग्राम। आपको लग रहा होगा क्या आंसर 39 दे रखा है, आ गया है, नहीं, ये तो हमारे पास धातु का भार है, ये क्या हमारे पास धातु का भार है। अब हमारे पास आप ये चीज पढ़ोगे अभी आगे चल के, क्या लिख सकते हो आप कि ग्राम, क्या लिख सकते हो, धातु के ग्राम तुल्यांक बराबर क्लोरीन के ग्राम तुल्यांक। क्लोरीन के ग्राम तुल्यांक, धातु के ग्राम तुल्यांक बराबर क्या आएगा, क्लोरीन के ग्राम तुल्यांक, ये हमारे पास होती है चीज, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें, देखो धातु के ग्राम तुल्यांक का भार मतलब फॉर्मूला क्या रहता है, ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होता है W/E, और ये E जो है यही क्या है हमारे पास, ये तुल्यांक की भार है, ये क्या है हमारे पास तुल्यांक की भार, ठीक है। तो
क्लोरीन का कितना होता है ई ऑफ क्लोरीन रहता है 35.5। ठीक है, कैसे रहता है वो सारी चीज आपको अभी समझ में आएंगी जब आप लेक्चर देखोगे आगे। धातु का ग्राम तुल्यांक, धातु का भार W/E किसका, धातु का, बराबर W/E ऑफ क्लोरीन। तो लगा दो, W धातु का कितना है हमारे पास 39 बटे E M, M मतलब धातु, बराबर क्लोरीन का भार कितना है 35.5 दे रखा है, और क्लोरीन का तुल्यांक भार भी कितना है 35.5। ये कैसे आया मैं वही बता रहा हूँ अगेन, ये क्वेश्चन आपको अभी छोड़ देना है, जब लेक्चर 6 हो जाए तब करना है, मैं उस टाइम भी डीपीपी में दूंगा ये। तो EM बराबर कितना आ गया 39 आ गया है। ठीक है, तो ऐसा होगा नहीं कि जो धातु का भार है वही धातु का तुल्यांक भार होगा, ऐसा नहीं होता है मतलब हमेशा नहीं होगा, ये यहां पर हो गया है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अरे क्लियर है क्या, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है, कभी कभार ऐसा होगा, तो हम समझ सकते हैं। ये वाली चीज अपन लेक्चर 6 के बाद पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट दो बचे हमारे पास। क्या दे रखा है, H2O2 की रिएक्शन O3 के साथ दे रखी है, H2O + O2 बन रहा है। दूसरा हमारे पास दे रखा है H2O2 की अभिक्रिया Ag2O के साथ दे रखी है, Ag + H2O + O2 बन रहा है। निम्न अभिक्रिया में H2O2 का कार्य क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, क्या क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रिवीजन में जरूर रखना है। अब देखो आप, बहुत सिंपल सी चीज, यहां पर H2O2 है, H2O2 का ऑक्सीकरण कितना है -1, H2O2 का ऑक्सीकरण कितना है -1 है हमारे पास, क्लियर है। और यहां पर अगर H2O2 का ऑक्सीकरण है तो यहां पर भी कितना है -1 है, दोनों में हमारे पास कितना दे रखा है -1। अब यहां पर अगर आप देखोगे इस चीज को तो ये 0 है, तो 0 से 0 हो रहा है, तो यहां तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं। O3 0 है, 0 से 0 में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अरे 0 से 0 में कोई थोड़ी परिवर्तन हो, परिवर्तन कहां पर हुआ है कि 0 से ये किस में गया हमारे पास, ये गया है -2 में, 0 से किस में गया -2 में। अरे बात समझ मारिए क्या, 0 से किस में गया है -2 में गया है, तो ये किसका काम कर रहा है, इसका क्या हुआ है रिडक्शन, इसका क्या हुआ है रिडक्शन, इसका क्या हुआ है रिडक्शन। तो इसका अगर रिडक्शन हुआ है तो इस भाई साहब का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, -1 से किस में गया है 0 में, तो इसका खुद का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अगर खुद का ऑक्सीडेशन तो दूसरे का क्या करेगा अपचयन। यहां देखते हैं -1 है, अब देखो Ag किस में है +1 में, यहां तो सीधा दिख जाएगा Ag किस में है +1 में, +1 से किस में गया Ag 0 में, तो इसका क्या हुआ है रिडक्शन। तो इसका खुद का क्या होगा, खुद का क्या होगा हमारे पास ऑक्सीकरण होगा, खुद का ऑक्सीकरण कहां पर हुआ, ये हुआ -1 से 0 में गया, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इसने H2O2 ने क्या किया है, दूसरे का रिडक्शन किया है, अपचयन किया, तो जो नाम है वही काम है, जो नाम है वही काम है। तो काम क्या हो गया अपचायक, तो दोनों में किसका काम कर रहा है, अपचायक का कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। किसी के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर यहाँ कैसे पता चला कि ये वाला ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो भाई Ag2O में आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 2, तो 2 में से हमारे पास एक तो ये रहा, तो दूसरा कहाँ है, तो ये Ag2O में जो ऑक्सीजन है -2 से -2 में एज इट इज आ गया है और इसका ऑक्सीकरण हो गया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। मेरे हिसाब से इसमें किसी प्रकार का कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट तनाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अरे क्लियर है क्या, अरे डन है। अच्छा ऊपर वाले में भी ऐसे किसी को लग सकता है हमारे पास, तो ऊपर वाले में भी आप ये चीज समझ सकते हो। देखो अगर आप सोच रहे हो कि सर हमारे पास तो यहाँ पर H2O2 का सर ये इसमें भी तो जाता है -2 में जा सकता है, तो H2O2 अगर -2 में जा सकता होता तो आप देखो एक -2 में गया तो दूसरा कहाँ है, कोई तो 0 में गया ही है भाई, 2 ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, यह अभिक्रिया संतुलित दे रखी है उसने इसलिए। तो H2O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना है -1, ध्यान से सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो RIQ टाइप का है, मतलब 670+ वालों वाला का क्वेश्चन है। H2O2 -1 में है, तो अब यहां पर ध्यान देगी, मेरे पास प्रोडक्ट में यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों इसमें -2 में थोड़ी आए, तो अपचयन वाला आप सोच ही नहीं सकते, तो ये दोनों के दोनों कहां पर चले गए, इधर चले गए। क्लियर, समझ में आई बात। और इसमें से हमारे पास अब ये कितनों ऑक्सीजन का अपचयन होगा, कितनों का ऑक्सीकरण होगा, ये चीज अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन टाइट्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइट्रेशन। क्लियर, तो अभी तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आ गया है। नेक्स्ट फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो यहां पर ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वही सेम -10 +6 +4 +6, यहां आ जाएगा +3, वही सेम रूल है।
यहाँ करोगे तो हमारे पास -12 8 + 4 14, ये आ गया +5, तो 3 4 5 आ गया, 3 4 5 कहाँ दे रखा है, ये रहा, तो डी आ जाएगा। सेम रूल, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1। क्लियर। इसी के साथ हमारा डीपीपी नंबर 3 डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था H2O2 वाला। क्लियर। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, जो चीज मैंने बोली है आराम से सोचिए उसको, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। और हाँ, एक बात और है, जो आप बोलोगे कि सर स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं आया है, तो वो जल्द आएगा। टाइम दीजिए मेरे को, थोड़ा सा आपके लिए बनाने में टाइम लगेगा, अच्छा वीडियो बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, और आज देखोगे आप कि 2 डीपीपी हो गई है, एक होमवर्क डिस्कशन है, 3 लेक्चर और भी होते हैं, टोटल 5 से 6 इतना ही टाइम मिलता है इंसान के पास। गला भी खराब है दोस्त, तो रात को भी काम नहीं कर सकता मैं ना, क्योंकि गला जवाब दे जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहे। लव यू ऑल।